एंड गेम में दिखाए गए मार्क 50 और मार्क 85 आर्मर आयरन मैन की लेटेस्ट ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे। एंड गेम में आयरन मैन के आर्मर पे ज्यादा फोकस तो नहीं किया गया, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में मार्क 50 आर्मर की जबरदस्त एबिलिटीज बहुत अच्छे से दिखाई गई। लेकिन इसके बाद भी वो आयरन मैन की ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी की वो एबिलिटीज नहीं दिखा पाए जो कॉमिक्स में मौजूद थी। पर फिर भी ये सूट इतना जबरदस्त था जिसने एमसीयू के सबसे खतरनाक विलन थैनोस को भी टक्कर दी थी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आयरन मैन के ब्लीडिंग एज आर्मर के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। आयरन मैन का ब्लीडिंग एज आर्मर पहला ऐसा आर्मर था जो आयरन मैन की बॉडी का ही पार्ट था, और कॉमिक्स में एक्सट्रीमिस्ट स्टोरी लाइन में टोनी ने इस आर्मर के पार्टिकल्स को अपने ब्लड में स्टोर कर लिया था। लेकिन एमसीयू में यह आर्मर टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर में स्टोर रहता था। इसके अलावा यह आर्मर टोनी स्टार्क के ब्रेन से भी लिंक था, और इस सूट को ऑपरेट करने के लिए टोनी स्टार्क को कोई भी कमांड देने की जरूरत नहीं थी। आयरन मैन 3 का मार्क 42 आर्मर टोनी स्टार्क के इशारे से चलता था, लेकिन इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के ब्लीडिंग एज आर्मर सिर्फ टोनी स्टार्क के सोचने से ही वर्क कर सकते थे, जिसकी वजह से वो इस आर्मर से तरह तरह के वेपन्स इतनी जल्दी फॉर्म कर लेता था। इस आर्मर की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी। टोनी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में इस आर्मर में तरह तरह के वेपन्स क्रिएट कर सकता था, और साथ ही वो इस पूरे आर्मर का शेप भी बदल सकता था। उसी शेप शिफ्टिंग से बनाए गए कुछ वेपन्स हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिले, जैसे क्लस्टर कैनन्स, फुट थ्रस्टर्स, शील्ड और एनर्जी ब्लेड। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त थी जिससे टोनी स्टार्क ने एंड गेम में एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी बना लिया था। ये सूट पोर्टेबल तो था ही, पर साथ ही ये इतना हल्का भी था जिसे टोनी स्टार्क पूरे टाइम अपने आर्क रिएक्टर में लेकर घूम सकता था। टोनी स्टार्क का ये आर्क रिएक्टर पिछले आर्क रिएक्टर से अलग था, क्योंकि ये सूट को पावर देने के साथ साथ नैनो पार्टिकल्स को स्टोर रखने का काम भी करता था, जो कुछ ही सेकंड्स में पूरी बॉडी पे आर्मर फॉर्म कर सकते थे। इसके अलावा इस आर्मर की एक बहुत ज़बरदस्त एबिलिटी थी इसकी सेल्फ रिपेयरिंग टेक्नोलॉजी। यह आर्मर अपने डैमेज हुए पार्ट्स को कुछ ही सेकंड्स में रिपेयर कर सकता था, लेकिन जैसा हमने टाइटन बैटल में देखा कि एमसीयू में इसकी ये एबिलिटी लिमिटेड थी, और एक लिमिट के बाद ये सूट खुद को रिपेयर नहीं कर सकता था। लेकिन कॉमिक्स में इस आर्मर की सेल्फ रिपेयरिंग एबिलिटी की कोई लिमिट नहीं थी, और ये आर्मर खुद को हर डैमेज से बार बार रिपेयर कर सकता था। इसके अलावा गाइस, इस आर्मर में इसके चारों तरफ एडिशनल कैमरास लगे थे जो टोनी को अपनी सराउंडिंग का एक 360 डिग्री व्यू दे सकते थे, जिसकी वजह से टोनी अपने तरफ आ रहे हर अटैक के लिए तैयार रहता था। अगर आपने आयरन मैन की कॉमिक्स पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि मैग्नीटो आयरन मैन का एक बहुत बड़ा विलन रहा है, क्योंकि मैग्नीटो की पावर्स उस चीज़ को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं जो आयरन मैन की सबसे बड़ी पावर है। मैग्नीटो मेटल को कंट्रोल कर सकता है, और आयरन मैन का पूरा आर्मर ही मेटल का है, तो इसीलिए मैग्नीटो का मुकाबला करना आयरन मैन के लिए हमेशा चैलेंजिंग रहा है। लेकिन आयरन मैन की ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आयरन मैन मैग्नीटो को भी हरा चुका है। आयरन मैन ने मैग्नीटो से बचने के लिए ब्लीडिंग एज आर्मर में आयरन की जगह कार्बन नैनोट्यूब्स लगा दी थी, जिससे ये आर्मर आयरन नहीं बल्कि कार्बन का बन गया था, और इसकी वजह से मैग्नीटो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। इस आर्मर की इन्हीं सब एबिलिटीज़ की वजह से ये आर्मर आयरन मैन के सभी आर्मर्स में सबसे ऊपर रहेगा। तो गाइज, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे और भी वीडियोस